दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। आज हम आपको तेनाली रामा की 4 ऐसी नई मजेदार कहानी सुनाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, कहानी पूरी जरूर सुने। एक बहुभाषी और तेनालीराम बहुत मजेदार कहानी। महाराज कृष्णदेव राय विद्वत्ता प्रेमी थे। स्वयं स्वाध्याय करते और स्वाध्यायियों की सराहना भी करते। उनके दरबार में प्रायः विभिन्न राज्यों के विद्वान आते और अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर उनसे उपहार आदि प्राप्त करते। विद्वानों को समात करते समय महाराज को आंतरिक प्रसन्नता होती। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक ऐसा भाषाविद पहुंचा जो भाषा के विकास पर विशेष अध्ययन कर चुका था तथा स्वयं 6-7 भाषाएं मातृभाषा की तरह बोल सकता था। उसने महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर कहा, महाराज, मैं इस देश में बोली जाने वाली प्रायः समस्त बोलियों और भाषाओं का ज्ञाता है और अनेक भाषाओं पर मेरा मातृभाषा की तरह अधिकार है। आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए, इसके लिए आपके सामने मैं यही बातें विभिन्न भाषाओं में दोहराता है। पहले तमिल में और वह फर्टीदार तमिल में वही बातें बोलने लगा। सभी सभासद चमत्कृत से उसे देखने लगे। अब तेलुगु, और तेलुगु में भी वह बड़ी सहजता से बोल गया वही बातें। सभासदों को उसके इस भाषा ज्ञान पर घोर विस्मय हुआ। महाराज भी उस विद्वान के भाषा ज्ञान पर चकित थे और वह बोले जा रहा था। कभी कन्नड़, कभी उड़िया, कभी मराठी तो कभी गुजराती। महाराज ने स्वीकार कर लिया कि इस विद्वान के पास अद्भुत सामर्थ्य है। सभासद उसकी सराहना के लिए तालियां बजाने लगे। इसके बाद उस विद्वान ने महाराज से कहा, महाराज, अब आपके सभासद इस देश के किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली किसी भी बोली में, किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। मैं उनकी बातों का जवाब उनके द्वारा बोली गई भाषा में ही दूंगा। महाराज ने सभासदों को विद्वान से बातें करने का संकेत कर दिया। इसके बाद तो सभा में रह रहकर विभिन्न बोलियों में उस विद्वान से बातें होती रहीं और वह सभासदों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में ही जवाब देता। महाराज, तेनालीराम और सभासद सभी उस विद्वान के इस गुण की सराहना कर रहे थे। सभा भवन में एक भिन्न किस्म का माहौल था। इसी सराहना और उल्लास के स्वरों के बीच उस विद्वान ने सभासदों की ओर देखते हुए महाराज से कहा, महाराज, अब मेरी एक चुनौती है सभा भवन में उपस्थित किसी भी सभासद को या सभी सभासदों को कि इनमें से कोई भी यदि मेरी मातृभाषा बता दे तब मैं उसको एक भी स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। यदि कोई भी ऐसा न कर सके तब आप मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करेंगे। सभासदों के बीच सन्नाटा छा गया। महाराज भी मुश्किल में थे। वे भी नहीं समझ पाए कि यह विद्वान आखिर कहाँ का रहने वाला हो सकता है और कौन सी भाषा इसकी मातृभाषा हो सकती है। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम भी शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस विद्वान ने सभी के ऊपर भरपूर अष्टि डाली और बोला, महाराज, मैं सभी की सुविधा के लिए बारी बारी से विभिन्न भाषाओं में बोल रहा है ताकि यह अनुमान लगाना आसान हो जाए कि मेरी मूल मातृभाषा कौन सी है। उस विद्वान के बोल लेने के बाद सभा भवन में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो वहां कोई हो ही नहीं। महाराज ने फिर तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, मैं इस विद्वान की मातृभाषा बता दूंगा मगर इन्हें एक दिन के लिए नहीं, एक रात के लिए मेरा अतिथि बनकर रहना होगा। महाराज ने कहा, क्यों तेनालीराम, अभी ही क्यों नहीं बताते? बस यूं ही महाराज। मेरी इच्छा है कि मां सरस्वती के इस वरद पुत्रा की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो, तेनालीराम ने कहा। विद्वान व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। सम्मान मिलने से उसके अहंकार को संतुष्टि मिलती है। इस विद्वान को तेनालीराम का प्रस्ताव पसंद आया। उसने महाराज से कहा, महाराज,
मैं यह आतिथ्य ग्रहण करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन शर्त है कि यदि ये मेरी मातृभाषा नहीं बता पाए तो इन्हें एक भी स्वर्ण मुद्राएं मुझे इन सभी सभासदों के समक्ष ही देनी पड़ेगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे इन जैसे विद्वान के साहचर्य और सान्निध्य के लिए इनकी यह शर्त स्वीकार है। फिर तेनालीराम उस विद्वान के साथ अपने घर आ गया। उस दिन की सभा विसर्जित हो गई। तेनालीराम के घर पर उत्सव जैसा माहौल था। उसके सगे संबंधी, इष्टमित्र सभी बुलाए गए थे। शाम ढल चुकी थी। तेनालीराम के द्वार पर कई मशाल जलाकर प्रकाश किया गया था। तेनालीराम ने अपने पड़ोसियों को भी सूचित किया था कि उसके घर एक ऐसा विद्वान आया हुआ है जिससे वे चाहे जिस बोलिया भाषा में बात करें वह उन्हें उसी बोली में उत्तर देगा। देर रात तक तेनालीराम के दरवाजे पर लोगों का मजमा लगा रहा। विद्वान जब थककर चूर हो चुका तब तेनालीराम ने लोगों को विदा किया। उसने विद्वान को खूब मीठे पकवान खिलाए जिसके कारण विद्वान को नींद आने लगी। तेनालीराम ने उसके सोने की व्यवस्था अलग कमरे में कराई। जब विद्वान सो गया तब तेनालीराम ने एक सेवक को एक बर्तन में गर्म पानी दिया और कहा, तुम जाओ और जाकर उस सोए हुए अतिथि के एक पांव पर यह गर्म पानी उड़ेल आओ। इसके बाद जो कुछ भी होगा उससे मैं निपट लूंगा। सेवक डरता हुआ विद्वान वाले कमरे में गया। थोड़ी ही देर में विद्वान की चीख और कन्नड़ में उसके बोलने की आवाज सुनकर तेनालीराम उसके कमरे में पहुंचकर विद्वान से पूछा, क्या हुआ? विद्वान उस समय घबराया हुआ था। विद्वान ने तेनालीराम से कहा, तुम्हारे सेवक ने मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया। यह सुनकर तेनालीराम ने चीखकर अपने सेवक को आवाज लगाई, रामलिंगम, इधर आओ। सुनो, हमारे माननीय अतिथि क्या कह रहे हैं। रामलिंगम ने कहा, स्वामी, मैं आपकी दवा के लिए गर्म पानी लेकर आ रहा था। हाथ में गर्म पानी लेकर जब मैं दवा लेने के लिए इस कमरे में आया तो मेरा पाँव पलंग के पाए से टकरा गया और कटोरे से थोड़ा पानी छलककर इनके पाँव पर गिर गया जिसके कारण ये जग गए और मैं इनके क्रोध से बचने के लिए डरकर बाहर भाग गया। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर अतिथि से क्षमायाचना की और उसके पाँव को ठंडे पानी से धोकर उस पर आलू के गूदे का लेप लगाया जिससे अतिथि की जलन शांत हो गई और वह शांति से सो गया। दूसरे दिन तेनालीराम अपने विद्वान अतिथि के साथ महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज और सभी सभासद मानो उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तेनालीराम और विद्वान अतिथि द्वारा आसन ग्रहण कर लेने के बाद महाराज ने सभा की कार्रवाई शुरू कराई। विद्वान ने उठकर कहा, महाराज, मैंने तेनालीराम की शर्त पूरी कर दी है। अब आप तेनालीराम को कहें कि शर्त के अनुसार वे मेरी मातृभाषा बताएं या मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करें। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम अब बताओगे कि अतिथि की मातृभाषा क्या है? जी हाँ महाराज, हमारे अतिथि की मातृभाषा कन्नड़ है। यह सुनना था कि वह विद्वान अपने आसन से उठकर आश्चर्य से तेनालीराम को देखने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, मेरी मातृभाषा कन्नड़ ही है। उसने यह भी कहा, महाराज, मैंने आपके दरबार की प्रशंसा तेनालीराम के कारण ही सुनी थी। मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं इन जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को भेंट करते हुए हार्दिक प्रसन्नता होगी। यह कहते हुए उसने तेनालीराम को एक भी स्वर्ण मुद्राएं सौंपने की तत्परता दिखाई। सभाकक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, किंतु तेनालीराम ने यह कहते हुए यह धन लेने से मना कर दिया कि विद्वान उनका अतिथि है। अतिथि का सम्मान करना हमारी परंपरा है। अतिथि से कुछ प्राप्त करने की लालसा हमें नहीं होती। सभाकक्ष में बैठे सभी व्यक्ति तेनालीराम के इस इनकार से हतप्रभ रह गए। वह विद्वान तेनालीराम से इतना प्रभावित हुआ कि अपने ज्ञाता होने के अहंकार से मुक्त होकर तेनालीराम के चरण छू लिए तथा कहने लगा, तेनालीराम,
आप जैसे व्यक्ति से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं जीवन पर्यंत आपकी प्रतिभा और अतिथि सम्मान की भावना को नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा कहकर विद्वान महाराज कृष्णदेव राय के दरबार से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से यह जानना चाहा कि उसने कैसे जाना कि उस विद्वान की मातृभाषा कन्नड़ ही है। तेनालीराम ने हंसते हुए महाराज को रात की घटना सुना दी तथा कहा, महाराज, आदमी चाहे जितनी भी भाषाओं का ज्ञाता हो, वह अचानक मिली पीड़ा की उत्प्रेरणा से अपनी मातृभाषा में ही चीखेगा। मैंने इसी सूत्र के सहारे यह जान लिया कि विद्वान की मातृभाषा कन्नड़ है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो स्वर्णपिंडा की पहेली बहुत मजेदार कहानी। पृथ्वी का कण-कण हर क्षण एक नई रचना करने में निमग्न है। वायु सतत सनसनसन कर सृष्टि में मस्ती का संचार करती रहती है। सूर्य उदित होकर संसार को उजास से भरता है और गतिशील होने के लिए ऊष्मा प्रदान करता है। नदियां कलकल छल छल के निनाद के साथ बहती हुई जिधर से निकलती हैं, उधर धरती में बीज अंकुरित करने की शक्ति भरती जाती हैं। इनमें से कोई अपने कार्य का न तो मूल्य मांगता है और न कभी किसी से किसी तरह की बाधा या अड़चने आने की बात कहकर थोड़ा विश्राम करने की इच्छा व्यक्त करता है। कार्यों की निरंतरता ही जीवन की सफलता की कुंजी है। महाराज कृष्णदेव राय अपने सभासदों के साथ बैठे हुए थे। दरबार लगा हुआ था। तेनालीराम अपने आसन के पास खड़ा होकर बोल रहा था। उसकी बातें समाप्त होते ही कृष्णदेव राय ने अपने आसन से उठकर तालियां बजाई और तेनालीराम को गले से लगा लिया। उस समय दरबार में जीवन में सफल होने के उपाय विषय पर संभाषण हो रहा था। कई दरबारी आए और बोले। बड़ी बड़ी शास्त्रीय बातें होती रहीं। अंतिम वक्ता के रूप में तेनालीराम ने बहुत कम शब्दों में अपनी बातें दरबार में रखीं और महाराज ने उसे विजेता घोषित कर दिया। विजयनगर के दरबार में इससे पहले भी ऐसे कई अवसर आ चुके थे जब तेनालीराम की बुद्धि की सराहना महाराज ने मुक्तकंठ से की थी। दरबारियों में तेनालीराम की मेधा की चर्चा होने लगी थी, मगर कुछ सभासदों का विचार था कि तेनालीराम में कोई पांडित्य नहीं है, बल्कि वह एक सामान्य सा इंसान है। इसलिए वे उसकी प्रशंसा करने के स्थान पर अवसर विशेष पर आलोचना करने लगते थे। मीनमेख निकालते हुए तेनालीराम की विशेषताओं को स्वीकार करने के स्थान पर उसमें दोष निकालते। स्थिति ऐसी बनती जा रही थी कि विजयनगर के महाराज की सभा में तेनालीराम से ईर्ष्या करने वाले सभासदों का एक वर्ग तैयार होता जा रहा था, जिसका एकमात्र काम यह था कि जब भी अवसर मिले महाराज के सामने तेनालीराम की शिकायत की जाए। अपने विरुद्ध ईर्ष्यावश हो रहे इस तरह के कार्यों का ज्ञान तेनालीराम को था, किंतु वह इसे सहज मानवीय प्रवृत्ति के रूप में लेता था तथा किसी भी सभासद के विरोधी आचरण पर उत्तेजित नहीं होता था। एक बार विजयनगर के महामंत्री के घर पर पौत्रा जन्मने के अवसर पर एक भोज का आयोजन हुआ। वर्षों की प्रतीक्षा और मन्नतों के बाद अपने पौत्र के जन्म से महामंत्री की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उन्होंने भोज का इतना भव्य आयोजन किया था कि उसकी तुलना विजयनगर में हुए किसी भी अन्य भोज से नहीं की जा सकती। रसोई तैयार करने के लिए विभिन्न पड़ोसी राज्यों से विशिष्ट रसोइये बुलाए गए थे। उनके बनाए व्यंजनों की सुगंध से महामंत्री के आवास से दूर दूर तक का वातावरण महमहा उठा। इस भोज में महामंत्री ने महाराज कृष्णदेव राय और विजयनगर के सभी सभासदों को भी आमंत्रित किया था। भोजन करने के बाद महाराज ने महामंत्री से पौत्र का मुंह दिखाने को कहा। महाराज के साथ सभी सभासद नवजात शिशु को देखने के लिए महल के अंतःकक्ष में गए। बच्चा एक सुंदर से खटोले पर रखा गया था। 6 दिनों की वय का शिशु प्रायः सोया रहता है। महाराज जब शिशु के पालने के पास गए तब उन्होंने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी,
इस बात का ध्यान रखा जाए कि बालक की नींद में कोई व्यवधान न पड़े। नवजात शिशु जितनी चैन की नींद सोएगा, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास उतने ही अच्छे ढंग से होगा। पास खड़े एक अन्य सभासद ने महाराज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी हाँ महामंत्री जी। ऐसे भी शिशु की नींद में दो ही कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है। पहला यह कि शिशु को भूख लगती है और दूसरा यह कि वह बिस्तर गीला करता है। यदि आपकी बहू सतर्क रहे, शिशु को समय पर दूध पिलाती रहे और बिस्तर गीला होते ही उसके अधोवस्त्रा बदल दे तो शिशु की नींद में कोई अड़चन नहीं आएगी। महामंत्री इन लोगों की बातें मुस्कुराते हुए सुनते रहे। इसी बीच वहां तेनालीराम पहुंचा और पालने पर झुककर बच्चे को देखने लगा। पालने में सोया शिशु कुनमुनाया, फिर जगकर अपने हाथ पैर उछालने लगा। उसे देखकर तेनालीराम ने महामंत्री से कहा, यह बालक तेजस्वी है और आगे चलकर यह अपनी तेजस्विता से नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसकी कीर्ति की गंध दूर दूर तक फैलेगी। महामंत्री ने एक मुग्धष्टि उस शिशु पर डाली और फिर महाराज एवं सभासदों को विदा करने के लिए उनके साथ द्वार तक आए। महाराज और सभासद जब राजभवन की ओर चलने को उद्यत हुए तभी एक सभासद ने व्यंग्यात्मक स्वर में महाराज से कहा, देखा महाराज, तेनालीराम किस तरह महामंत्री को प्रभावित कर रहा था। आप ही सोचिए महाराज कि भला एक नवजात को देखकर यह कैसे कहा जा सकता है कि वह भविष्य में क्या करेगा। तेनालीराम ने तो महामंत्री जी के पौत्रा को ऐसा तेजस्वी बता दिया जिसकी कीर्ति की गंज दूर दूर तक सुनी जाएगी। महाराज के कान खड़े हो गए इस सभासद की बात सुनकर। महाराज भी सोचने लगे कि जरूर तेनालीराम ने महामंत्री को खुश करने के लिए यह बात कही है। तो क्या तेनालीराम महामंत्री के साथ सौंठगांठ कर किसी कारनामे को अंजाम देने के चक्कर में है? क्या तेनालीराम कुछ ऐसा कर सकता है जिससे विजयनगर की सत्ता पर आंच आए? महाराज के मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा होने लगीं। जरा सी बात पर महाराज के मन में उत्पन्न हुई इस आशंका ने महाराज को बेचैन कर दिया। ठीक ही कहा गया है कि सत्ता का स्वभाव संदेह करना भी है। महाराज ने मन ही मन तय कर लिया कि जब तक वे तेनालीराम की आंतरिक भावनाओं को समझ नहीं लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और न ही तेनालीराम पर विश्वास ही करेंगे। प्रकट रूप से महाराज ने अपना व्यवहार पूर्ववत रखा। इस घटना के कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद एक संध्या महाराज कृष्णदेव राय अपनी फुलवारी में तेनालीराम के साथ टहल रहे थे। टहलते टहलते महाराज ने अचानक तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, उस दिन तुमने किस आधार पर महामंत्री से कहा कि उनका पौत्रा बहुत तेजस्वी होगा? तेनालीराम ने हंसकर कहा, अरे वो बात बस ऐसे ही महाराज। मेरिष्टि बालक के गतिशील पैरों पर पड़ी। उसके पैरों की सशक्त लययुक्त गतिशीलता से मुझे लड़के की सुगढ़ मानसिक संरचना का अनुमान हुआ और बरबस ही वह बात मेरे मुंह से निकल गई। महाराज मौन हो गए, लेकिन उनका हृदय अभी भी आशंकित था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने तेनालीराम को विदा किया और स्वयं महल में चले गए। इस घटना के भी कई दिन गुजर गए। तेनालीराम के मन में कोई बात थी ही नहीं। वह अपनी सहज स्वाभाविक शैली में सभा में आता, सभा की कार्रवाई में भाग लेता और लौट जाता। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय की सभा में एक व्यक्ति आया और महाराज के सामने एक बक्सा रखकर बोला, महाराज, मैं चंद्रावती नगर का एक व्यापारी हूँ। मेरा नाम सोमदत्त है। मुझे व्यापार में घाटा लगा है। मेरा सारा धन समाप्त हो चुका है। बस मेरे पास स्वर्ण निर्मित 2 गोले शेष हैं। इतना कहकर उस व्यापारी ने वह बक्सा खोल दिया। सभासदों की आंखें यह देखकर विस्मय से फैल गई कि बक्से में गेंद की आकृति के 2 स्वर्णपिंड रखे हुए हैं। उस व्यापारी ने अपनी बात जारी रखी, महाराज, इन 2 स्वर्णपिंडों में से एक स्वर्ण पिंड ठोस है और दूसरा खोखला है।
आपके दरबार में मैं इन स्वर्ण पिंडों को एक स्थान पर लटका देंगा, जहां इसे आपके सभी सभासद देख सकें। यदि आपके दरबार का कोई सभासद बिना इन पिंडों के निकट आए, बिना इन पिंडों को छुए यह बता देगा कि इनमें से कौन सा पिंड ठोस है अथवा कौन सा पिंड खोखला है, तो मैं उसे ये दोनों पिंड मुफ्त में देकर चला जाऊंगा। और यदि यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेगा, तब आपको मुझे इन दोनों स्वर्ण पिंडों के वजन के बराबर स्वर्ण दान करना होगा। महाराज ने इस विचित्र प्रस्ताव को सुनने के बाद सभासदों की ओर उनका मंतव्य जानने के उद्देश्य से देखा। तभी एक सभासद ने अपने आसन से उठकर कहा, महाराज, व्यापारी सोमदत्त का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको स्मरण होगा कि हमारे बीच ऐसे विद्वान भी हैं जो एक शिशु को देखकर अभी से उसकी कीर्ति पताका विश्व में लहराने का दावा कर सकते हैं। यह तो साधारण से स्वर्णपिंडों की पहेली है। इसे भी यहाँ आसानी से हल करने की योग्यता उनमें अवश्य होगी। यह वही सभासद था जिसने तेनालीराम के विरुद्ध महाराज के मन में आशंका के बीज बोए थे। सभा कक्ष में बैठा तेनालीराम उस सभासद की बात सुनकर चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि महाराज ने कुछ दिन पूर्व उससे महामंत्री के पौत्र के प्रति की गई भविष्यवाणी के बारे में क्यों पूछा था। जरूर इसी ने महाराज के कान भरे थे और आज भी यह महाराज को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। तेनालीराम ने तत्क्षण ही अपने मन में संकल्प ले लिया कि चाहे जो हो वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। महाराज को भी तेनालीराम की बातें याद हो आईं। उन्होंने इसे प्रकट नहीं होने दिया और व्यापारी से कहा, व्यापारी सोमदत्त, आप आज हमारी अतिथिशाला में विश्राम करें। कल जब सभा लगेगी तब आपके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। व्यापारी को महाराज ने अतिथिशाला में भेज दिया। सभा विसर्जित होने के बाद महाराज ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनालीराम, तुम्हें अब इस व्यापारी की शर्त के अनुसार उसकी पहेली को हल करना होगा। ऐसा नहीं होने पर राज्य की बड़ी बदनामी होगी। इसलिए आज रात भर सोच विचार लो। कल सभा की कार्रवाई शुरू होते ही तुम्हें स्वर्णपिंडों की पहेली हल करनी होगी। जैसी आज्ञा महाराज। तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और अपने घर लौट आया। उसे स्वर्णपिंडों को लेकर कोई तनाव नहीं था। दूसरी ओर सभा में तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाले सभासदों में इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि तेनालीराम आज फंस ही गया। स्वर्णपिंडों की पहेली हल करने के लिए अब यह तय है कि महाराज उससे ही कहेंगे। यह पहेली हल होने वाली होती तो वह व्यापारी इतना सोना दांव पर नहीं लगाता। अब आएगा आनंद। तेनालीराम की विद्वत्ता की कलई इस बार खुलनी तय है। बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। दूसरे दिन नियत समय पर विजयनगर के राजप्रासाद में सभासद एकत्रित हुए। व्यापारी सोमदत्त भी आया। महाराज भी पधारे। तेनालीराम का कहीं पता न था। महाराज मन ही मन बेचैन हो उठे। आशंकित और संशयुक्त मन से महाराज विचार कर रहे थे कि कहीं पहेली हल न होने के भय से तेनालीराम आया ही नहीं तो वे क्या करेंगे। अभी ऊहापोह के बादल छूटे नहीं थे। सभासदों में भी बेचैनी थी। व्यापारी सोमदत्त ने महाराज से पूछा, महाराज, स्वर्णपिंडों की समस्या का हल। महाराज ने उत्तर दिया, तनिक प्रतीक्षा करो। व्यापारी अपने आसन पर बैठ गया। सभाकक्ष में फुसफुसाहटें तेज हो गई। महाराज असमंजस में थे और सिंहासन पर बैठे बार बार पहलू बदल रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि सभा में प्रवेश कर रहे तेनालीराम पर पड़ गई और उन्होंने राहत की सांस ली। जब तेनालीराम अपनी जगह पर बैठ गया तो महाराज ने व्यापारी सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, अब तुम अपनी समस्या सभासदों के बीच रखो। सोमदत्त ने पुनः दोनों स्वर्णपिंडों के बारे में अपनी बातें सभा में दोहरा दी। महाराज ने सभा में घोषणा की,
इस समस्या के समाधान के लिए यदि कोई सभासद स्वयं आगे आना चाहता हो तो आए, अन्यथा इस समस्या का समाधान तेजस्वी तेनालीराम करेंगे। महाराज ने तेनालीराम के नाम के साथ तेजस्वी विशेषण जानबूझकर जोड़ा था। एक भी सभासद समस्या के समाधान के लिए नहीं आया। तब महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, आगे आओ और व्यापारी सोमदत्त द्वारा बताई गई समस्या को हल करो। महाराज, व्यापारी सोमदत्त से कहें कि वे स्वर्णपिंडों को अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहें लटका दें। मैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हैं। महाराज ने सोमदत्त को स्वर्णपिंडों को कहीं लटकाने का निर्देश दिया। व्यापारी सोमदत्त ने उन स्वर्णपिंडों को महाराज और सभासदों के आसनों के मध्य के खुले स्थान में दीवार पर 2 कीलें ठोककर अलगनी जैसी संरचना एक रस्सी के सहारे तैयार कर ली तथा उस अलगनी में उसने दोनों स्वर्णपिंडों, जिनके सिरों पर सोने का ही चेन लगा था, को लटका दिया और तेनालीराम की ओर देखकर कहा, अब आपकी बारी है तेनालीराम जी। तेनालीराम ने अपने आसन से बिना हिले डुले कहा, महाराज, एक बार फिर सभासदों और व्यापारी से पूछ लें कि कोई भी सभासद चाहे तो व्यापारी के प्रश्न का उत्तर दे दे। व्यापारी चाहे तो अपना प्रस्ताव वापस ले ले। मैं सबको पुनर्विचार का एक अवसर देना चाहता हूं। तेनालीराम की बातें सुनकर सभासदों को लगा कि तेनालीराम स्वर्णपिंडों की पहेली हल करने में असमर्थ है और वह किसी तरह अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। सभा में फुसफुसाहटें उभरीं और शांत हो गईं। व्यापारी ने घोषणा की, वह अपने प्रस्ताव की वापसी नहीं चाहता है। अंततः तेनालीराम ने अपने आसन पर बैठे बैठे ही ऊंचे स्वरों में कहा, महाराज, आपकी बाईं भुजा की ओर टंगा स्वर्णपिंड ठोस है और दाईं भुजा की ओर टंगा स्वर्णपिंड खोखला है। तेनालीराम का स्वर इतना तेज था कि उसे सभी सभासदों ने सुना। व्यापारी सोमदत्त के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। फिर भी उसने तेनालीराम से कहा, यह दाएं बाएं कहने से समस्या का सही हल नहीं हो सकता। आप ठोस पिंड के पास पहुंचकर बताएं कि यह ठोस है। तेनालीराम तत्परता से अपने आसन से उठा और महाराज के बाईं तरफ के पिंड के पास पहुंचकर कहा, महाराज, यह स्वर्णपिंड ठोस है। क्यों व्यापारी सोमदत्त? तेनालीराम का हल सही है? महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा। जी हाँ महाराज, ऐसा कहकर व्यापारी ने दोनों स्वर्णपिंड उतारे और उसे मंजूषा में रखकर महाराज को सौंप दिया। महाराज, अब इन स्वर्णपिंडों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। महाराज ने स्वर्णपिंडों वाली मंजूषा थामते हुए कहा, हाँ, अब इन स्वर्णपिंडों पर तेनालीराम का अधिकार है। व्यापारी सोमदत्त भारी कदमों से महाराज की सभा से चला गया और महाराज ने तेनालीराम को स्वर्णपिंडों वाली मंजूषा इटसेल्फ हुए कहा, यह तुम्हारी मेधा का पुरस्कार है। इसका उपयोग अपनी और स्वजन परिजनों की भलाई के लिए करना। सभा विसर्जित होने के पश्चात महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुमने पिंडों का रहस्य कैसे सुलझा लिया? दोनों पिंड बिल्कुल एक जैसे थे, फिर उन्हें हुए बिना तुमने कैसे जान लिया कि इनमें से ठोस कौन है और कौन सा पिंड खोखला है? तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, इसमें कोई रहस्य सुलझाने जैसी बात नहीं है महाराज। खोखला पिंड हल्का होता है और ठोस पिंड भारी। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अलगनी पर चेन से लटकाए गए दोनों पिंडों को मैंने गंभीरता से देखा। ठोस पिंड को लटकाने वाले चेन में तनाव अधिक था तथा रस्सी के उस भाग में खिंचाव भी अधिक था जिस भाग में ठोस स्वर्णपिंड लटकाया गया था। इस खंधिचाव के कारण ठोस पिंड थोड़ा नीचे आ गया था। खोखला पिंड थोड़ा ऊपर था और उसे लटकाने वाली जंजीर में वैसा तनाव भी नहीं था जैसा कि ठोस पिंड लटकाने वाली जंजीर में था। उस दिन महाराज ने फिर तेनालीराम को अपने आलिंगन में ले लिया और बोले, तेनालीराम, तुम सचमुच बुद्धिमान हो।
दोस्तों, ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 399 का चक्कर बहुत मजेदार कहानी। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे लोगों की फरियाद सुन रहे थे। उनके पास उस दिन एक विचित्र समस्या लेकर एक फरियादी आया। फरियादी ने अपनी समस्या महाराज के सामने इस प्रकार रखी। महाराज, मैं एक गरीब आदमी हैं। मेरे पास एक मकान है जिसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं रहता हूं तथा दूसरे कमरे में एक किराएदार। मेरा किराएदार एक मोची है जो दिन भर बाजार में लोगों के जूतों की मरम्मत करता है और रात को घर आकर घंटों पूजा करता है। महाराज चकराए, अरे यह तो अच्छी बात है। तब तो मोची भला आदमी है। ऐसे आदमी से तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ महाराज, वह भला आदमी है। मुझे समय पर किराया अदा करता है। किसी बात की कभी झिकझिक खिचखिच उसने मेरे साथ नहीं की है। रोज सुबह जगकर स्नान ध्यान करने के बाद ही वह अपने काम के लिए निकलता है। फरियादी ने कहा। तो फिर परेशानी क्या है? महाराज ने पूछा। महाराज, शाम को जब मोची पूजा करता है तब वह हाथ में ढोलक लेकर उसे पीटते हुए जोर जोर से भजन गाता है। उसके भजन गाने से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है उसकी ढोल से, जिसकी धमक से मैं घंटों परेशान रहता है और सो नहीं पाता। फरियादी ने कहा। महाराज को फरियादी की वास्तविक परेशानी का अनुमान लग गया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम? इस फरियादी का दुख दर्द दूर करने का तो एकमात्र उपाय यही है कि इसका कमरा खाली करा दिया जाए। नहीं महाराज, तेनालीराम ने कहा, इस तरह के समाधान से तो मोची ही नहीं, फरियादी भी परेशान हो उठेगा। वह कैसे? महाराज ने पूछा। महाराज, फरियादी ने साफ साफ कहा है कि वह गरीब आदमी है। 2 कमरों के मकान का एक कमरा किराए पर देने से यह बात साफ हो जाती है कि उसे पैसों की जरूरत है, तभी वह एक कमरा मरा किराए पर देने के लिए विवश हुआ है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। फिर क्या समाधान है? महाराज ने पूछा। महाराज, यदि यह फरियादी 99 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे समस्या से मुक्त करा दूंगा, तेनालीराम ने कहा। महाराज ने पूछा, फरियादी, क्या तुम 99 रुपए खर्च करने की स्थिति में हो? यदि समस्या से मुक्ति मिल जाए तो मैं 99 क्या 100 रुपए भी खर्च कर सकता है, फरियादी ने कहा। नहीं, केवल 99 रुपए। इस बार यह बात तेनालीराम ने कही। जी हाँ श्रीमान, मैं 99 रुपए खर्च कर सकता हूँ, फरियादी ने कहा। तो ठीक है, जाओ और 99 रुपए गिनकर एक मखमल की थैली में डाल दो। और जिस समय मोची कमरे में नहीं हो उस समय उसके कमरे में वह थैली डाल दो। ऐसा करने के 1 सप्ताह बाद आकर महाराज को उसके भजन का हाल बताना। अब जाओ और जाकर वही करो जो मैंने तुम्हें बताया है, तेनालीराम ने कहा। फरियादी महाराज के दरबार से बहुत आशंकित मन से लौटा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसकी समस्या का कोई समाधान है। वह मन ही मन सोचता जा रहा था, आज के जमाने में गरीबों की कौन सुनता है कि राजा महाराजा सुनेंगे। खैर चलो, यहां आए तो 99 के चक्कर में पड़े। न आते तो अच्छा था। अपने घर पहुंचकर फरियादी ने मखमल की थैली में 99 रुपए गिनकर डाले और मोची के कमरे में फेंक आया। उसे इसका कोई परिणाम मिलने की आशा नहीं थी। दूसरी तरफ महाराज भी तेनालीराम की सलाह से सहमत नहीं थे। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुमने उस फरियादी को 99 रुपए की थैली मोची के कमरे में फेंकने की सलाह तो दे दी, लेकिन इससे क्या होगा, मुझे बताओ। महाराज, इससे मोची 99 के चक्कर में पड़ जाएगा,
तेनालीराम ने हंसते हुए कहा। 99 के चक्कर में महाराज ने चैंक कर फिर पूछा, यह 99 का चक्कर क्या है? मुझे खुलकर बताओ। साफ साफ। महाराज, यह मोची किसी के पास काम नहीं करता, यह अपनी दुकान लगाता है। मतलब यह हुआ कि इस मोची में भी पैसे वाला बनने की लालसा है। अब जब उसे मखमल की थैली में 99 रुपए मिलेंगे तब वह उन्हें खर्च करने की कतई नहीं सोचेगा। वह सबसे पहले उस थैली में अपने 1 रुपए मिलाकर उन्हें 100 रुपए में बदलेगा। इसके बाद वह इन 100 रुपयों को 200 रुपयों में, 200 रुपयों को 500 रुपयों में, 500 रुपयों को 1000 रुपयों में बदलने के लिए लालायत हो उठेगा। महाराज, अब मोची को 99 के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलने वाली, तेनालीराम ने विश्वासपूर्वक कहा। मगर तुम्हारी बात मान भी ले तो फरियादी की समस्या का हल कहाँ हुआ? तुमने तो मोची को 99 के चक्कर में डालने का इंतजाम भर किया है। महाराज की संशयुक्त वाणी फूटी। बस 7 दिन तक धैर्य रखें महाराज, तेनालीराम ने महाराज से अनुनयपूर्वक कहा। महाराज मौन हो गए, लेकिन उनके मन में तेनालीराम की इस विचित्र सलाह का परिणाम जानने की उत्सुकता बनी रही। ठीक 7वें दिन वह फरियादी दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। जैसे ही उसे अवसर मिला वह महाराज के सामने आया और मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। महाराज ने फरियादी से पूछा, क्या हाल है फरियादी? तुम्हारी समस्या बनी हुई है या? फरियादी ने तत्परता से उत्तर दिया, महाराज, अब कोई समस्या नहीं है। अरे, यह चमत्कार कैसे हुआ? महाराज ने विस्मय से पूछा। महाराज, जिस दिन मैंने मोची के कमरे में थैली फेंकी, उस रात मोची ने थोड़ी देर तक भजन गाया। उसके दूसरे दिन भी थोड़ी देर तक भजन गाया, लेकिन उसके बाद से वह रोज रात को जूते गांठने के काम में लगा रहता है। बाजार से लौटने के बाद भगवान के सामने दीप जलाकर प्रणाम करता है और अपने काम में लग जाता है। महाराज, मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं रोज रात को चैन की नींद सोता है। महाराज ने देखा, तेनालीराम मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 सप्तद्वीप नवखंड नई मजेदार कहानी। विजयनगर महाराज कृष्णदेव राय का साम्राज्य। धन धान्य से परिपूर्ण इस राज्य की समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। विजयनगर के वैभव ने पड़ोसी राजाओं को चकित कर रखा था। सभी जानना चाहते थे कि विजयनगर की समृद्धि और वैभव का रहस्य क्या है। विजयनगर के पास ही सप्तद्वीप नवखंड नाम का एक वैभवशाली राज्य था। मान्यता थी कि प्राचीन काल में विजयनगर के पार्श्व से एक वेगवती नदी गुजरती थी, जिसके बीच में जगह जगह पर पाषाणखंड उभरे हुए थे। कालांतर में नदी का पानी कम होने लगा और ये पाषाणखंड द्वीपों के रूप में प्रकट होने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब यह नदी सूख गई और वहां निर्जन स्थल प्रकट हो गया। नदी के सूखते सूखते प्रकट हुए द्वीपों की संख्या 7 थी, इसलिए उस निर्जन स्थान को सप्तद्वीप के नाम से संबोधित किया जाने लगा। नदी के सूखने या लुप्त हो जाने के बाद प्रकट हुई धरती को नवखंड की संज्ञा दी गई। इस प्रकार इस निर्जन स्थल को सप्तद्वीप नवखंड कहा जाने लगा। सप्तद्वीप नवखंड एक ऐसा स्थान था जहां चट्टानें अधिक थीं। इसलिए खेती पर निर्भर मनुष्यों को यह निर्जन स्थल अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता था, किंतु नदी के विलुप्त होने के कारण प्रकट हुई धरती में अद्भुत उर्वरा शक्ति थी। कुछ ही वर्षों में सप्तद्वीप नवखंड की धरती हरियाली से ढक गई। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां वहां उग आई थीं। शीघ्रता से बढ़ने वाले पौधों ने जल्दी ही पेड़ का रूप ले लिया। वनस्पतियों में फूल और फल लगने लगे। पेड़ों पर चिड़ियों ने पनाह लेना आरंभ कर दिया।
यह इस नवखंड की वह अवस्था थी जब उधर से गुजरने वाले यात्रियों को यह निर्जन वनस्थल अपनी प्राकृतिक संपदा की ओर आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे वहां लोग आकर बसने लगे। सप्तद्वीप नवखंड नाम से प्रसिद्ध यह स्थल अब मनुष्यों के रहने योग्य बनाया जाने लगा। चट्टानें तरासी गईं। समतल भूमि पर बिछे घास फूस की जगह धान की हरियाली छाने लगी। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे मानवोपयोगी अनाज उगाए जाने लगे। झाड़ झंखाड़ के स्थान पर फलदार वृक्षों के पौधे लगाए जाने लगे। इस तरह सप्तद्वीप नवखंड की धरती अपने प्राकृतिक ऐश्वर्य से ओतप्रोत हो गई। वहां बसने वाले लोग किसी एक प्रांत के नहीं थे। विभिन्न प्रांतों से आकर बसे लोगों के साथ कोई वंशावली नहीं थी, कोई वंशवृक्ष नहीं था। वे सबके सब अपना अतीत छोड़ आए थे, वंशबंधु से दूर थे। इसलिए इस सप्तद्वीप नवखंड में एक मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय हुआ। परस्पर सहयोग की संस्कृति, साहचर्य की संस्कृति, समुच्चय प्राप्त करने के लिए सतत कर्मशील रहने की संस्कृति। जहां एक दूसरे की गति प्रगति का ध्यान रखने वाले लोग बसते हों, वहां वैभव स्वयं प्रकट होता है। ऐसा ही हुआ सप्तद्वीप नवखंड में। वहां फल फूल और अनाज का प्रचुर उत्पादन होने लगा। सप्तद्वीप नवखंड से फल सब्जियां और अनाज पड़ोसी राज्यों के लोग खरीदकर ले जाने लगे। इस तरह सप्तद्वीप खंड में व्यापारिक संरचना भी तैयार होने लगी। परस्पर सहयोग पर निर्भर वहां के निवासियों ने अपने लिए एक शासन प्रणाली भी विकसित कर ली। इस तरह सप्तद्वीप नवखंड ने एक राज्य का रूप अख्तियार कर लिया। चूंकि विजयनगर के पास ही बसा हुआ था, यह सप्तद्वीप नवखंड इसलिए वहां की व्यापार प्रणाली और शासन प्रणाली दोनों पर विजयनगर का प्रभाव था। विजयनगर के शिल्पियों द्वारा निर्मित विविध सामग्री सप्तद्वीप नवखंड को भेजी जाती और बदले में वहां से साग सब्जी, फल और अनाज विजयनगर के लिए आता। महाराज कृष्णदेव राय के पूर्वजों के समय से ही यह विनिमय परंपरागत चल रही थी। महाराज कृष्णदेव राय के समय में सप्तद्वीप नवखंड लोक समर्थित महाराज थे विचित्र भानु। महाराज विचित्र भानु में ऐश्वर्य की लिप्सा अधिक थी। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सैन्य दल का गठन किया। उनसे पूर्व जिस किसी का शासन सप्तद्वीप नवखंड राज्य पर हुआ, उसने राज्य के व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने का ही काम किया था। किसी भी राज्य से आने वाले यात्रियों को राज्य में प्रवेश की खुली सुविधा थी। विचित्र भानु ने शासन संभालते ही कई तरह की निषेधाज्ञा जारी की। उसके सत्ता में आते ही राज्य में प्रवेश करने वाले व्यापारियों से वाणिज्यिक शुल्क की वसूली अनिवार्य कर दी गई। सप्तद्वीप नवखंड में वाणिज्यिक प्रवेश पर शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप कई पड़ोसी राज्यों से उसके राजनयिक संबंध सामान्य नहीं रह गए। महाराज विचित्र भानु की धनलिप्सा बढ़ती गई। उसने अपनी प्रजा से भी विभिन्न मदों में शुल्क लेने का चलन आरंभ किया। महाराज विचित्र भानु के इन कदमों से सप्तद्वीप नवखंड की प्रजा में क्षोभ उत्पन्न होने लगा। प्रजा की प्रतिक्रिया से बेपरवाह महाराज विचित्रा भानु अपनी ही गति से बढ़ रहा था। उसने अपने सैन्य बल की स्थापना के बाद एक गुप्तचर संगठन की आवश्यकता भी महसूस की और शीघ्र ही उसके राज्य में पहली बार गुप्तचर संगठन की संरचना तैयार हो गई। उसका दर्प बढ़ रहा था। वह गुप्तचर संगठन से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर अपनी नीतियां निर्धारित करने लगा। सप्तद्वीप नवखंड में पहली बार ऐसा हुआ जब राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद की राह बंद हो गई। पहले सप्तद्वीप नवखंड का राजा किसी भी कार्य के आरंभ से पहले प्रजा की राय लेना आवश्यक समझता था। विचित्र भानु के शासनकाल में प्रजा राजा संवाद की परिपाटी का पटापेक्ष हो गया। अपनी ही धुन में मन महाराज विचित्र भानु अब अपने सैन्य बल और गुप्तचर संगठन के बूते स्वेच्छाचारी होने लगा। वह जहां कहीं भी जाता, उसके आसपास चुनिंदा लड़ाकों का सशस्त्र दस्ता उसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहता।
सप्तद्वीप नवखंड की प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगा। शुल्क वसूली के कारण राज्य में राजस्व की वृद्धि अवश्य हो रही थी, किंतु प्रजा सुखी नहीं थी। निषेधाज्ञा के कारण सप्तद्वीप नवखंड में व्यापारियों का आना जाना कम होने लगा। पड़ोसी राज्यों में जहां कहीं भरे सप्तद्वीप नवखंड से वनोपजों का निर्यात होता था, वहां अब सप्तद्वीप नवखंड के व्यापारियों का महत्व कम होने लगा। गुप्तचर संगठनों से राज्य की लगातार कम होती साख की सूचना मिलने पर महाराज विचित्रभानु को समझ में नहीं आया कि उसके राज्य के प्रति पड़ोसी राज्यों के व्यवहार में आए परिवर्तन का कारण क्या है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस परिवर्तन का कारण जानने के लिए पड़ोसी राज्यों में अपने गुप्तचरों का एक सर्वेक्षण दस्ता भेजेगा। यह दस्ता अन्य बातों के अलावा यह भी पता करेगा कि वहां बसे सभी राज्यों में सबसे लोकप्रिय शासक कौन है तथा सबसे वैभव संपन्न राज्य कौन सा है। अपने इस निर्णय तक पहुंचने में महाराज विचित्रभानु ने अपने मंत्रियों, दरबारियों अथवा प्रजाजनों से कोई सलाह लेने की आवश्यकता भी नहीं महसूस की। अपनी सनक में वह गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता रहा। सर्वेक्षण दस्ता तैयार करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और उनसे बातचीत करते हुए कुछ गुप्तचरों को पड़ोसी राज्यों के आंतरिक सर्वेक्षण के लिए भेज दिया। इन गुप्तचरों को निर्देश मिला कि वे संबद्ध राज्य में जाएं और वहां सामान्य नागरिक की तरह रहकर यह जानने का प्रयत्न करें कि वहां की प्रजा और राजा के बीच कैसा संबंध है। क्या उस राज्य की प्रजा खुशहाल है? क्या प्रजा के बीच राजा लोकप्रिय है? ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए गुप्तचरों के सर्वेक्षण दस्ते के सदस्य आसपास के राज्यों में प्रवेश कर गए। उन्हें अधिकतम 6 माह की अवधि में अपना सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लेने का निर्देश मिला था। 6 माह की अवधि पूर्ण हुई। सप्तद्वीप नवखंड के गुप्तचर पड़ोसी राज्यों से लौटे। महाराज विचित्रभानु को गुप्तचरों ने एकत्र की गई सूचनाएं सौंपीं। इन सूचनाओं के अध्ययन से उसे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी राज्य विजयनगर सबसे वैभवशाली राज्य है। वहां की प्रजा खुशहाल है और वहां के राजा महाराज कृष्णदेव राय अपने राज्य में तो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं ही, आसपास के राज्यों में उनके जैसा लोकप्रिय राजा कोई नहीं है। सर्वेक्षण दस्ते से मिली सूचनाओं के निष्कर्ष से महाराज विचित्रभानु आहत हुआ। इन सूचनाओं से उसके अभिमान को ठेस पहुंची थी। अब उन पर यह जानने की सनक सवार हो गई कि विजयनगर में ऐसा क्या है जिससे वहां के लोग खुशहाल हैं। सर्वेक्षण दस्ता एक बार फिर सक्रिय हो उठा। कुछ दिनों में ही महाराज विचित्रभानु को सर्वेक्षण दस्ते का सर्वेक्षण निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विजयनगर के लोग परिश्रमी हैं। प्रायः प्रत्येक घर में रोजगार का कोई न कोई परंपरागत साधन है। वहां कपड़े बुनने वालों का गांव है तो मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का गांव भी। लोहे का काम करने वालों का गांव है तो सोना और चांदी का काम करने वालों का भी। पूरे विजयनगर में कुटीर और लघु उद्योगों का जाल बिछा हुआ है। खेत खलिहानों में काम करने वाले लोगों के पास भी कोई न कोई पारंपरिक धंधा अवश्य है। विजयनगर के सभी गांवों में एक सामय यह भी है कि वहां के प्रत्येक परिवार के पास दुधारू पशु उपलब्ध हैं। गाय, भैंस, बकरी हर परिवार में है, इसलिए दूध, दही, घी, मक्खन आदि की बहुतायत है। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के पास भी एक समृद्ध गौशाला है। दुग्ध उत्पादों को विजयनगर के वैभव का मुख्य आधार माना जाता है। दुग्ध उत्पादों की प्रचुरता और उपलब्धता से ही विजयनगर के निवासी हृष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हैं। वहां ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हाथियों से भी टक्कर लेने की सामर्थ्य रखते हैं। महाराज विचित्रभानु ने जब सर्वेक्षण दल का यह निष्कर्ष सुना तब चिंतित हो उठा। उसने तो स्वयं को ही सबसे सामर्थ्यवान राजा मान लिया था। सर्वेक्षण दल से विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के बारे में उसे जो जानकारियां मिली उससे वह उद्वेलित हो उठा।
स्वयं को सबसे प्रतापी मानने का दंभ पालने वाले कभी भी अपने आगे किसी अन्य की प्रशंसा स्वीकार नहीं कर पाते हैं। महाराज विचित्र भानु का भी यही हाल था। उसमें विजयनगर की समृद्धि के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत हुआ। ईर्ष्या में पड़े सामान्य मनुष्य की तरह वह भी तिल तिल कर जलने लगा। अंततः उसने अपने गुप्तचर संगठन को निर्देश दिया कि संगठन के सदस्य कोई ऐसी तरकीब अपनाएं जिससे विजयनगर के लोग अपनी गायों को शीघ्रता से बेचने का निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएं। और इस प्रकार सप्तद्वीप नवखंड का गुप्तचर संगठन पड़ोसी राज्य विजयनगर में सक्रिय हो गया। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। आम दिनों की तरह दरबार में कामकाज चल रहा था। दरबार में चर्चा चल रही थी कि विजयनगर के गांवों में इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि कोई भीषण संक्रामक रोग से आसपास के राज्यों में मवेशी मर रहे हैं। आम तौर पर यह रोग हृष्ट-पुष्ट गायों पर तेजी से असर डालता है, बैल और बछड़ों पर कम। ग्रामीण इस संक्रामक रोग के बारे में सुनकर आतंकित हो उठे हैं कि कहीं इस रोग से प्रभावित होकर उनकी गायें न मर जाएं। महाराज कृष्णदेव राय के कानों में जब यह बात पड़ी तो उन्होंने संक्रामक रोग की चर्चा करने वाले दरबारी को टोक दिया, सुकेतु, फिर से बोलना, गायों को कौन सा रोग लग रहा है? ग्रामीणों में कैसा आतंक है? महाराज कृष्णदेव राय में अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशीलता थी, इसलिए प्रजा से जुड़ी छोटी से छोटी बात पर वे ध्यान देते थे। उनके टोकते ही उनका दरबारी सुकेतु अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, मेरे गांव के लोग डरे हुए हैं कि उनकी गायों को कोई छूत का रोग नहीं लग जाए। पूरे गांव में इन दिनों इस बात की चर्चा हो रही है कि एक रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। इस रोग के प्रभाव में आने के बाद गाय तुरंत मर जाती है, और जिस गांव में इस रोग से एक गाय मरती है तो फिर उस गांव में ताबड़तोड़ गायों के मरने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। यह विचित्र रोग आम तौर पर पूर्ण स्वस्थ गायों पर ही अपना प्रभाव तेजी से डालता है। तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारे गांव में गायों की महामारी फैल गई है? महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा। जी हाँ महाराज, सुकेतु ने उत्तर दिया। महाराज ने इशारा करके सुकेतु को बैठ जाने का संकेत किया। सुकेतु अपने आसन पर बैठ गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य दरबारी ने कहा, महाराज, इस तरह की चर्चा मेरे गांव में भी हो रही है। पुनः कुछ अन्य दरबारियों ने भी समान सूचना महाराज को दी। उस समय दरबार में तेनालीराम भी उपस्थित था। दरबार में हो रही चर्चाओं से महाराज कृष्णदेव राय चिंतित हो उठे। महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर तेनालीराम सक्रिय हुआ। अपने आसन से उठकर उसने सभासदों से पूछा, क्यों भाइयों, आप में से और किसी ने गायों की महामारी के बारे में सुना है? कई स्वर उभरे, मैंने। तेनालीराम ने फिर एक सवाल किया, बंधुओं, क्या आप में से किसी ने महामारी से कहीं गायों को मरते देखा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने तेनालीराम के इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। तेनालीराम की मुखमुद्रा गंभीर हो गई। उस दिन दरबार के समापन तक महाराज और तेनालीराम दोनों गंभीर बने रहे। महाराज चिंतित थे कि उनके राज्य के मवेशियों पर किसी अनजाने संक्रामक रोग का खतरा मंडरा रहा है, और तेनालीराम इस घटना में किसी षड्यंत्र की संभावना पर विचार कर रहा था। दरबार के समापन के बाद जब सभी सभासद लौट गए तब महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुमने कभी ऐसे रोग के बारे में सुना है जिसका प्रकोप केवल स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट गायों पर ही होता हो? इतनी अवस्था हो जाने के बाद भी मैंने पहले ऐसी महामारी के बारे में नहीं सुना। तुमने सुना हो तो बताओ। यह एक गंभीर समस्या है और इस समस्या को सुलझाना मेरा कर्तव्य है, राजधर्म है।
महाराज की बातें सुनकर तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, इससे पहले मैंने कभी इस तरह की किसी महामारी के बारे में नहीं सुना है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, शीघ्र ही सच्चाई सामने आ जाएगी। यदि कोई रोग है तो उसका निदान राजवैद्य निकाल ही लेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे तब तक बैठे रहें। महाराज कृष्णदेव राय ने कुपित स्वर में पूछा। नहीं महाराज, मुझ पर भरोसा करें, मैं सक्रिय हो चुका हूं। तभी मैंने निवेदन किया है कि शीघ्र ही सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी मैं इससे अधिक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। तेनालीराम ने विनम्रता के साथ महाराज कृष्णदेव राय से कहा। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज मौन हो गए। वह उनसे आज्ञा लेकर अपने घर वापस आ गया। वह चिंतित था। पता नहीं क्यों उसका दिमाग यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कोई ऐसा रोग भी होता है जो केवल स्वस्थ गायों को अपनी चपेट में लेकर पलों में उसे मार डालता है। ऐसा तो सर्पदंश में भी नहीं होता। दूसरे दिन महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपने आसनों पर विराजमान थे। महाराज कुछ विलंब से आए। दरबार में चर्चा चल रही थी कि विजयनगर के कुछ गांवों में मवेशियों के व्यापारी घूम रहे हैं और ग्रामीण बहुत कम मूल्य लेकर उनसे गायें बेच रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय तक जब यह बात पहुंची तब उन्होंने पश्चात्ताप की मुद्रा में कहा, अब यही होना था। विवश से महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम के आसन की ओर देखा। आसन रिक्त था। तेनालीराम दरबार में उपस्थित नहीं था। महाराज को एक कचोटसी हुई। वे इस समय तेनालीराम की आवश्यकता तीव्रता से महसूस कर रहे थे। दरबार में कामकाज चल रहा था। महाराज कृष्णदेव राय बार बार तेनालीराम के आसन की ओर देख रहे थे। आसन रिक्त था। उस दिन दरबार के समापन तक तेनालीराम नहीं आया। दूसरे दिन दरबार में तेनालीराम सशस्त्र बल के जवानों के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। सशस्त्र बल के जवानों ने 5 अजनबियों को रस्सियों में जकड़कर महाराज के सामने प्रस्तुत किया। महाराज कृष्णदेव राय को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तब पूछा, यह सब क्या है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, यह सब एक बड़े षड्यंत्र का छोटा सा हिस्सा है। कृपया इन गिरफ्तार लोगों को कारागार में डालने का आदेश दें। इन लोगों पर आरोप है कि ये भोले भाले ग्रामीणों को झांसा देकर उनकी गायें बहुत कम मूल्य पर खरीद रहे थे। इस काम में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। ये लोग उसी गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद तेनालीराम ने कहा, महाराज, शेष बातें न्यायिक प्रक्रिया के समय हो जाएंगी। इन लोगों को कारागार में डालने का निर्देश दें। इनसे बरामद हुई गायों को राज्य की गौशाला में रखने की व्यवस्था करा दें। भविष्य में गायें इन बदमाशों के अपराध का साक्ष्य बनेंगी। इन गायों के वास्तविक स्वामियों का नाम पता आदि सुरक्षा अधिकारी की पंजी में है। शेष बातें मैं बाद में करूंगा। अभी मुझे कुछ विशेष कार्य करने हैं जो राज्यहित में परम आवश्यक है, इसलिए मुझे अनुमति दें। महाराज कृष्णदेव राय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाते उससे पूर्व ही तेनालीराम मुड़कर तेजी से दरबार के बाहर चला गया। दरबार में थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। रस्सी में बंधे लोगों के आर्त स्वरों से यह सन्नाटा टूटा, महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई। महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? महाराज, हम लोग पड़ोसी राज्य के सप्तद्वीप नवखंड के मवेशी व्यापारी हैं। आपके राज्य में आकर हम पहली बार मवेशी खरीद रहे थे कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया। महाराज, हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम ग्रामीणों द्वारा बताए गए मूल्य पर ही उनसे उनकी गायें खरीद रहे थे कि हमें पकड़ लिया गया और हमसे खरीदी गई गायें छीन ली गईं। महाराज, न्याय करें। महाराज कुछ कहते कि महामंत्री ने अपने आसन से उठकर प्रश्न किया,
तुम सप्तद्वीप नवखंड के मवेशी व्यापारी हमारे राज्य में मवेशियों के व्यापार के लिए कैसे आ गए? तुम्हारे राज्य में तो व्यापारियों के प्रवेश पर शुल्क लिया जाता है, फिर दूसरे राज्यों के समान सुविधा तुम निःशुल्क कैसे प्राप्त कर सकते हो? महाशय, आपके राज्य में विधिसम्मत दृष्टि से किसी भी तरह के प्रवेश शुल्क का निर्धारण नहीं हुआ है। यदि होता तो हम वह वैधानिक शुल्क अवश्य चुकाते। महाराज कृष्णदेव राय को उस व्यक्ति का उत्तर किसी राज्य के सामान्य नागरिक का उत्तर नहीं लगा। उन्होंने महामंत्री को मौन हो जाने का संकेत किया और सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिया, गिरफ्तार लोगों को कारागार में डाल दिया जाए। तेनालीराम की उपस्थिति में ही उनके अपराध अथवा दंड के बारे में कोई चर्चा होगी। 3 दिनों के बाद महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। भरे दरबार में 5 महिलाओं और 5 पुरुषों को सुरक्षाकर्मियों ने उपस्थित किया। इन सबके हाथ पीछे की ओर बंधे थे। महाराज के सामने उपस्थित होते ही ये लोग दुहाई दुहाई चिल्लाने लगे। महिलाएं विलाप करने लगीं। उनके बिलखने से पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में इससे पहले कभी भी ऐसा दृश्य उपस्थित नहीं हुआ था। महाराज कुछ कहते या फिर दरबारियों से कोई प्रतिक्रिया उभरती, उससे पहले ही तेनालीराम ने दरबार में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गया। महाराज कृष्णदेव राय ने जब तेनालीराम की ओर देखा तो पाया कि वह किसी गहन चिंता में डूबा है। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को चिंता में डूबे देखकर पूछा, क्या बात है तेनालीराम? आज कुछ चिंतित मुद्रा में हो? 3 दिनों तक यहां आए ही नहीं, कोई सूचना भी नहीं दी। महाराज बीच में ही बोलते हुए तेनालीराम ने कहा, अभी तो आप इन 5 जोड़ा को अविलंब कारागार में भेज दें। इन लोगों पर ग्रामीणों के बीच अफवाह फैलाकर उन्हें आतंकित करने का आरोप है। इनके अफवाह फैलाने के प्रयासों का पर्याप्त साक्ष्य मेरे पास है। मैंने इन्हें इस कार्य में संलग्न पाया है। शेष बातें मैं बाद में करूंगा। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम के गंभीर भाव को भांपते हुए समझ लिया कि कोई ऐसी बात अवश्य है जो वह अन्य दरबारियों के समक्ष नहीं कहना चाहता है। महाराज के निर्देश पर 5 जोड़ों को कारागार में डाल दिया गया। महाराज कृष्णदेव राय ने अविलंब सभा विसर्जित कर दी। फिर तेनालीराम से कहा, अब कहो तेनालीराम, कहाँ रहे 3 दिन? क्या करते रहे और इतने गंभीर क्यों हो? महाराज, चिंता की बात है। विजयनगर में अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है। अभी अभी जिन जोड़ों को कारागार में भेजा गया है वे सभी पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नवखंड के रहने वाले हैं। इससे पहले जो लोग मवेशियों की खरीद बिक्री के मामले में पकड़े गए थे वे लोग भी उसी राज्य के रहने वाले हैं। महाराज, मैंने जो सूचनाएं एकत्रित की हैं उनमें सबसे चिंता की बात यह है कि सप्तद्वीप नवखंड का राजा विचित्र भानु बहुत ही महत्वाकांक्षी है और अपनी धनलोलुपता के कारण उसने अपने राज्य में विविध शुल्कों का प्रावधान किया है जिससे उसकी प्रजा त्रस्त है। इसमें हमारे लिए यह सूचना सतर्क करने वाली है कि पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नवखंड में तेज गति से सशस्त्र सेना का विकास हो रहा है। विजयनगर के सीमांत क्षेत्रों में सप्त नवखंड के सैनिकों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सप्तद्वीप नवखंड के सैनिक किसी सामरिक तैयारी में हैं। इसलिए महाराज, मेरी सलाह है कि सेनापति को आप स्थितियों की सूचना दे दें और उन्हें निर्देश दे दें कि विजयनगर की सीमाओं पर सैन्य चौकसी बढ़ा दी जाए। महत्वाकांक्षी धन लोलुप विचित्र भानु कब हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने को उत्सुक हो जाए कहा नहीं जा सकता। यह सब कहते समय तेनालीराम के चेहरे पर अपूर्व गंभीरता छाई हुई थी।
उसकी आंखों में ऐसे दूरदृष्टा भाव थे जिन्हें देखकर यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि तेनालीराम विजयनगर के दरबार में एक विदूषक मात्र है जिसका काम महाराज कृष्णदेव राय को हंसाना है, समय समय पर दरबारियों को अपने चुटीले हास्य प्रयोगों से प्रफुल्लित करना है। महाराज कृष्णदेव राय अभी तक तेनालीराम की बातें गंभीरता से सुन रहे थे। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, आखिर तुम इस गंभीर निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया, मैंने अपने विश्वस्त अनुचरों को उस दिन ही सप्तद्वीप नवखंड भेज दिया था जिस दिन मवेशियों को कम मूल्य पर खरीदने के प्रयास में कुछ लोग पकड़े गए थे। मेरे विश्वस्त अनुचरों में प्रशिक्षित गुप्तचरों जैसी सामर्थ्य है। उन्होंने सप्तद्वीप नवखंड से सूचनाएं एकत्रित कीं। इन सूचनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि विजयनगर में सप्तद्वीप नवखंड के भेदिए सक्रिय हैं। महाराज, आप एक कार्य और अविलंब करें कि जितने भी लोग मेरे अनुरोध पर कारागार में डाले गए हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ कराएं। अभी कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ जाएंगे। महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम की यह सलाह पसंद आ गई। उन्होंने तेनालीराम से कहा, ठीक है तेनालीराम, अब कल बातें होंगी। तुम अब अपना कार्य करो और मैं अपना कार्य करूंगा। तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय का अभिवादन करके दरबार से लौट गया। महाराज कृष्णदेव राय से मिलने मध्य रात्रि में सुरक्षा अधिकारी और कारागार अधिकारी आए। गुप्त मंत्रणा कक्ष में बातें होती रहीं। कारागार अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी को विदा करने के बाद महाराज कृष्णदेव राय ने सुरक्षा प्रहरी को एक अतिरिक्त घोड़े के साथ तेनालीराम के घर जाकर उन्हें यथाशीघ्र बुला लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में सुरक्षा प्रहरी के साथ घोड़े पर सवार तेनालीराम वहां पहुंच गया। उन्हें अविलंब महाराज के गुप्त मंत्रणा कक्ष में प्रवेश मिल गया। महाराज कृष्णदेव राय अपने आसन पर विराजमान थे। उनकी आंखें लाल थीं। रात भर जगने की थकान के लक्षण उनके चेहरे पर विराजमान थे। तेनालीराम की ओर थकीष्टि डालते हुए उन्होंने उसे बैठने का संकेत किया। तेनालीराम एक आसन पर जैसे ही बैठा, महाराज कृष्णदेव अपने आसन से उठ खड़े हुए और धीरे धीरे चलते हुए तेनालीराम के पास आ गए। फिर तेनालीराम के कंधों पर हाथ रखकर कहा, तेनालीराम, तुम्हारा अनुमान सही था। तुम्हारे द्वारा पकड़े गए लोग सप्तद्वीप नवखंड राज्य के गुप्तचर संगठन के सदस्य हैं। वे 5 जोड़े विजयनगर के गांवों में यह अफवाह फैला रहे थे कि पड़ोसी राज्यों में मवेशियों की महामारी फैली है और इस महामारी में स्वस्थ गायें ही मर रही हैं। इस अफवाह का उद्देश्य यह था कि लोग इस अफवाह से घबरा जाएं और कम कीमत में अपनी गायों को बेचने के लिए तैयार हो जाएं। मवेशी व्यापारियों का दल भी यहां सप्तद्वीप नवखंड के गुप्तचर संगठन ने ही भेजा था। तुम्हारी यह सूचना भी सही है कि विजयनगर के सीमा क्षेत्र में सप्तद्वीप नवखंड की सैन्य गतिविधियां चिंताजनक रूप से बढ़ गई हैं। अब मुझे परामर्श दो कि हमें क्या करना चाहिए। विजयनगर के है इतिहास में युद्ध का अस्तित्व नहीं है। हमारी प्रजा युयुत्सु नहीं है। हम शांतिप्रिय हैं, किंतु हम अपनी अस्मिता की रक्षा करना भी जानते हैं। महाराज कृष्णदेव राय की गंभीर और चिंताबोझिल वाणी ने तेनालीराम को उद्वेलित कर दिया। महाराज कृष्णदेव राय का इतना संतप्त स्वर उसने कभी नहीं सुना था। थोड़ी चुप्पी के बाद सहज स्वर में तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप सप्तद्वीप नवखंड के महाराज विचित्र भानु को एक प्रतिवाद पत्र भेजें जिसमें कहा गया हो कि सप्तद्वीप नवखंड के ऐसे सभी गुप्तचर गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो विजयनगर में अराजक गतिविधियों में संलग्न थे। इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यदि सप्तद्वीप नवखंड के गुप्तचरों की गतिविधियां नहीं रोकी गईं, तो हम विवश होकर अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे।
ऐसे में पड़ोसी राज्य होने की मर्यादा का ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक नहीं रह जाएगा। पत्रा में यह संदेश भी होना चाहिए कि विजयनगर के सीमांतकों पर चल रही सप्तद्वीप नवखंड के सैनिकों की गतिविधियां अविलंब रोकी जाए, अन्यथा हमें भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस बातचीत के बाद तेनालीराम घर लौट आया। महाराज कृष्णदेव राय का पत्र जब सप्तद्वीप नवखंड के राजा महाराज विचित्रभानु के पास पहुंचा तब वह क्रोध से कांप उठा। उसे अपने बाहुबल और सैन्य संगठन पर बहुत घमंड था। क्रोधावेग में उसने विजयनगर के महाराज के पत्रवाहक दूत से कहा, जाओ महाराज कृष्णदेव राय को कहो कि हमारे गुप्तचरों को अविलंब कारागार से मुक्त कर दें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हम उन्हें 3 दिनों का समय दे रहे हैं। 3 दिनों में हमारे आदमी हम तक नहीं पहुंचे तो परिणाम इतना भयंकर होगा कि उसे विजयनगर की पीढ़ियां स्मरण करेंगी। दूत ने लौटकर महाराज कृष्णदेव राय को सारी बातें बताईं। गुप्तचरों को छोड़ने का कोई कारण नहीं था, किंतु यह महाराज कृष्णदेव राय के लिए अनिर्णय की भी घड़ी थी। विजयनगर पर युद्ध के काले अवसादकारी बादल मंडरा रहे थे। ऐसी घड़ी में तेनालीराम ने महाराज कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, आप इस संशय में न पड़े कि विजयनगर के इतिहास में युद्ध कभी नहीं हुआ। जो कभी अतीत में नहीं हुआ वह भविष्य में नहीं होगा, ऐसा मानकर अनिर्णय में रहना उचित नहीं। संशय मुक्त होकर सीमा की रक्षा का निर्देश अपने सशस्त्र सैन्य बल को दें। 3 दिन बीते। विजयनगर की सीमा पर भीषण संग्राम मच गया। इस घनघोर युद्ध में सप्तद्वीप नवखंड के राजा विचित्रभानु को स्वयं महाराज कृष्णदेव राय ने पराजित कर बंदी बना लिया। युद्धोन्माद के थमने के बाद विजयनगर में एक विजयोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में तेनालीराम एक त्रिपुंड्रधारी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित हुआ। विजयोल्लास में विजयनगर की प्रजा भी शामिल थी। महाराजा कृष्णदेव राय ने सप्तद्वीप नवखंड के कैदी राजा विचित्रभानु को भी उचित स्थान दिया। यह समारोह सैन्य बलों के उत्साहवर्धन के लिए था, इसलिए आयोजन में सेना के जवानों द्वारा विविध सैन्य कलाओं का प्रदर्शन हुआ है। इस बीच ही एक पारदर्शी पात्र में पानी लेकर तेनालीराम मंच पर आया और बोला, बंधुओं, यह जलपात्रा विजयनगर है। विजयनगर के निवासी इसमें भरे पानी की तरह हैं, जिन्हें कोई भी खंडित नहीं कर सकता। पानी निकालो थोड़ा सा इस पात्रा से। देखो इसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ेगा, पानी समानता में बंटेगा और यह पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नवखंड हमारे लिए इस पुड़िया की तरह है। तेनालीराम ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाकर लोगों को दिखाया। उसकी उंगलियों में एक पुड़िया दबी थी। तेनालीराम ने उस पुड़िया को पानी में डाल दिया। पात्र का पानी लाल हो उठा, लेकिन पुड़िया पानी में गल गई। लोग हंसने लगे। तेनालीराम ने फिर लोगों से पूछा, समझे कुछ? भीड़ से संवेद स्वर उभरा, मिट गया सप्तद्वीप नवखंड का अस्तित्व। तभी सप्तद्वीप नवखंड का महाराज विचित्रभानु अपने आसन से उठा और महाराज कृष्णदेव राय के सम्मुख घुटने के बल खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे अपराध क्षमा करें, और इसके बाद उसके गले से कोई बोल नहीं फूटा। महाराज कृष्णदेव राय ने विचित्रभानु का कंधा पकड़कर उठाया। उसी समय तेनालीराम ने कहा, और आरंभ हुआ नया सहअस्तित्व। विजयनगर की प्रजा की तालियों की अनुगूंज के बीच महाराज कृष्णदेव राय सप्तद्वीप नवखंड के राजा विचित्रभानु को क्षमा कर अपने गले से लगा रहे थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।